बेटे अब हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग अब एक डेरिवेशन करेंगे। मैंने फॉर्मूला आपको पहले बता रखा है, U = mgh फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सिचुएशन को समझिए, मैं फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि ये m मास की एक बॉडी थी, इसको उठाया गया है, यानी किसी ने क्या, सपोज हम ही ने उठा लिया, ये F है, ठीक है, और इसका जो वेट होगा वो mg होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसको उठाने के लिए एक बात तो तय है कि एटलीस्ट आपको फोर्स वेट के बराबर तो लगाना पड़ेगा। वेट mg है, हमने फोर्स F लगाया है, यानी इतना अंडरस्टूड रखिए कि ये जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो एटलीस्ट mg के बराबर तो होगा ही, तभी जाके ये बॉडी उठ पाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। अभी जब आप लोग क्लास 11th में जाएंगे तब आपको और डिटेल में कायदे समझाया जाएगा कि ये F = mg क्यों लिया गया, इससे ज़्यादा फोर्स क्यों नहीं लिया गया, किसी किसी के दिमाग में आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर F = mg से ज़्यादा फोर्स आप लेंगे, पहली बात F = mg से कम तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि वेट से कम अगर आप फोर्स लाओगे तो बॉडी उठेगी ही नहीं, ठीक है। वेट के बराबर लेंगे तो ये बॉडी एक्चुअली विदाउट एक्सेलरेशन मूव करती है, विदाउट एक्सेलरेशन मूव करती है। जो फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब अपना ओरिएंटेशन रखते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, कभी भी ये याद रखिएगा, कभी भी पोटेंशियल जैसी चीज़ें, पोटेंशियल एनर्जी हो, पोटेंशियल हो सिर्फ, ठीक है, इस तरीके का अगर शब्द कभी भी आपको मिल जाए तो समझ जाइएगा बॉडी को हमेशा विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराना होता है। और विदाउट एक्सेलरेशन बॉडी तभी मूव करती है जब ऊपर का फोर्स, नीचे का फोर्स, दाएं का फोर्स, बाएं का फोर्स बराबर होता है, यानी ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर होता है और दाएं का फोर्स बाएं के फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो आप समझ गए, ये m मास की बॉडी है, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, इस वजह से हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको विदाउट एक्सेलरेशन लेके चलेंगे। विदाउट एक्सेलरेशन आप तभी ले सकते हैं जब ऊपर की तरफ का फोर्स और नीचे की तरफ का फोर्स बराबर हो, यानी फोर्स mg के बराबर हो। जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू नहीं जाना है वो मोटा मोटा इतना याद रखें कि हम एटलीस्ट इतना फोर्स लगाएंगे वेट के बराबर कि ये बॉडी उठ जाए। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस लेवल से इस लेवल तक कराया गया है, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको मैं h कह दूंगा, डिस्प्लेसमेंट को मैं h कहूँगा यहाँ पे, तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h। अगर आप ठीक से यहाँ पे देखें तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि जो थीटा होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। आगे बात समझ में, हम आगे की बात करते हैं। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट कि कोई भी प्रकार की एनर्जी हो वो हमेशा वर्क डन से कैलकुलेट होती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है तो आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी = वर्क डन लगाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U है और वर्क डन का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी = F कितना है mg, S कितना है h, और cos थीटा कितना हो गया, cos 0 हो गया। cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो U = कितना हो गया, mgh, ठीक है बेटा। U = mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया है। चलिए अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल करने की बारी है। स्क्रीन पे आपने एक न्यूमेरिकल देख ही लिया, मैं न्यूमेरिकल दोबारा से पढ़ के आपको सोल्यूशन बताता हूँ। लिखा है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, एक बॉडी है जिसका मास 5 किलो है, 5 kg है, इज टेकन फ्रॉम अ हाइट 5 मीटर, ठीक है, इज टेकन फ्रॉम अ हाइट 5 मीटर टू 10 मीटर। मतलब इनिशियली उसकी हाइट 5 मीटर थी, उसके बाद फाइनली उसकी हाइट 10 मीटर कर दी गई है। तो फाइंड द इंक्रीज इन, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। जी की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी गई है। तो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जानते हैं U = mgh होता है, ठीक है। इसलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी = कितना हो जाएगा, या इसलिए आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए कि जो निकालना है डेल्टा U निकालना है, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो डेल्टा U का मतलब हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh फाइनल। mg में फाइनल नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ना m चेंज होगा ना g चेंज हो रहा है, तो mgh इनिशियल, केवल h में चेंज है इस वजह से। तो फाइनल वाले में h फाइनल, इनिशियल वाले में h इनिशियल
डेल्टा यू, mg चाहिए तो कॉमन कर लीजिए, h फाइनल माइनस h इनिशियल हो जाएगा। तो डेल्टा u इज इक्वल टू mg, मास कितना है 5, g का वैल्यू 10, फाइनल कितना है 10 माइनस इनिशियल कितना है 5, ठीक है। तो कुल मिला के डेल्टा u ये हो गया आपका 50 और ये हो गया 5, यानी डेल्टा u का वैल्यू 250 जूल हो गया। अब आप लोगों ने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देखा, मैं उसका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन का सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले आप लोग अच्छे से। क्वेश्चन में लिखा है 500 लीटर ऑफ वाटर, 500 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको एक्चुअली दिया हुआ है और देखिए डेंसिटी दी हुई। मैं एक बात बता दूं आपको, क्वेश्चन में लिखा हुआ था डेंसिटी ऑफ वाटर, सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर 1 kg पर लीटर, यानी 1 kg होता है 1 लीटर में। बहुत सिंपल सी बात समझिए, मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे तो डायरेक्ट वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ वाटर जो वैल्यू लिखी है उससे आप आइडिया लगाइए, 1 kg पर लीटर, यानी 1 लीटर का मास 1 kg होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 kg। इसका मतलब अपने पास कितने लीटर की बात हो रही, 500 लीटर की बात हो रही है। मास ऑफ 500 लीटर वाटर इज इक्वल टू 500 kg। बात समझ में आ गया? अच्छा, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको मास मिल गया, ठीक है, यानी आप डायरेक्टली m इज इक्वल टू 500 kg लिखने के लायक हो गए, ठीक है। ये वैसे डायरेक्ट चीज थी, मैं डायरेक्ट ये लिखना चाह रहा था, लेकिन चलो मैंने आपको समझा दिया। फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस एट हाइट 4 मीटर, इनिशियली जो हाइट है वो 4 मीटर है ज़मीन से, ठीक है। इसको थर्ड फ्लोर पे लेके गए हैं, जहाँ पे इसकी फाइनल हाइट हो गई 12 मीटर, ठीक है। तो स्टेट वेदर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर विल डिक्रीज और इंक्रीज। तो आंसर है इंक्रीज। क्यों? क्योंकि आप जब इनिशियली निकालेंगे, चलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh1 निकाल लिया, ठीक है। h1 मतलब hi, इनिशियल है ना। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब निकालेंगे तो m कितना है 500, g कितना है, g क्वेश्चन में आपको 10 दे रखा हुआ है, आप देखिएगा, ठीक है। और h इनिशियल कितना है 4 है, तो 500 को 20 और उसके बाद ये 3 zeros, यानी कुल मिला के इतने जूल हो गया। एंड बिकॉज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh फाइनल हो जाएगा, इसलिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इज 500, g इज 10 एंड h फाइनल इज 12। तो इट विल बी 60 एंड 3 zeros अगेन। सो आप देख पा रहे हैं, बिकॉज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है इनिशियल से, इसलिए देयर इज एन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड वट एवर डिक्रीज और इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर, तो ये जो निकालना है। तो नाउ डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल की वैल्यू निकाल ली है, देखिए 60,000 60,000 और ये हो गया 60,000 और ये हो गया 20,000। सो डेल्टा यू वुड बी 40,000 जूल्स। ऐसे लिख दीजिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 10⁴ जूल। हियर इट इज। तो चलिए, जैसा कि आपने क्वेश्चन स्क्रीन पे देखा, हम लोग उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। डायग्राम मैंने पहले से बना कर रखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है ब्लॉक ऑफ मास 30 kg, ठीक है। जो ब्लॉक का मास है वो 30 kg है, 30 kg है। इज पुल्ड अप ऑन अ स्लोप एज शोन इन द फिगर ये बना हुआ है, ये स्लोप है, ठीक है। तो विद द कांस्टेंट स्पीड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, 200 न्यूटन का फोर्स लगा है, ठीक है। यानी F की वैल्यू जो दी गई है वो 200 न्यूटन दे दी गई है, ठीक है। तो इस डायग्राम में क्या दिख रहा है? डायग्राम में ये भी दिख रहा है कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 3 मीटर से, यानी वी कैन राइट S इज इक्वल टू 3 मीटर
और ये जो हाइट है, ये कितना हाइट रेज हुआ है 1.5। तो अगर आप देखें तो जिस तरफ फोर्स है ना, ये एफ है 200 न्यूटन का, फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम है। तो पहली बात डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया कितना 3 मीटर। दूसरी बात थीटा समझ में आ गया 0 डिग्री क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। और तीसरी बात हाइट समझ में आ गई 1.5 मीटर। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लेके जाया गया है। मैं ए पार्ट की बात करता हूं। ए पार्ट में लिखा है कैलकुलेट, फिर इसके अंदर फिर फर्स्ट पार्ट है द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन बाय द फोर्स, तो ये तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। वर्क डन बाय फोर्स ये कैलकुलेट करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो वर्क डन बाय फोर्स अगर करना है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो कौन सा फोर्स जो आपने लगाया है, तो यही इसी एफ की बात हो रही है इसका मतलब। तो एफ कितना है आपका 200, डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर, और कॉस कितना हो गया 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गया। तो 3 दूनी 6, 600 जूल आपका वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, 600 जूल आपका वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की, इसी क्वेश्चन में ए पार्ट के सेकेंड के अंदर। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द ब्लॉक। पोटेंशियल एनर्जी माय डियर, आपको पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, जिसमें आपको हम पहले भी जब हमने W इज इक्वल टू mgh यानी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। तो उसमें भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये कतई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किस रास्ते से जाया जा रहा है। ठीक है, हमेशा mgh वाले फॉर्मूले में h वर्टिकल हाइट होती है। आपने रास्ता कोई भी चुना हो, सीधा, टेढ़ा मेढ़ा, स्लोपिंग, डायरेक्ट, कोई भी चुना हो, आप उस फॉर्मूले में h जो लेते हैं वो वर्टिकल हाइट ले लेते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे आएगी वो हमें निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा mgh होता है। तो आप किस रास्ते से गए उससे कोई मतलब नहीं। u इज इक्वल टू डायरेक्टली आप लिख सकते हैं m हो गया 30, g हो गया 10 और h का वैल्यू 1.5 मीटर। सो u की वैल्यू 450 जूल यानी 450 जूल। अब इसके बी पार्ट में पूछा गया है, बी पार्ट में आ जाता है अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द आंसर्स ऑफ पार्ट ए एंड बी, फर्स्ट एंड सेकेंड। ए पार्ट के फर्स्ट में आप देखिए जो वर्क डन किया गया वो 600 जूल का है यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में केवल 450 जूल का ही रेज हुआ, यानी आपने वर्क तो किया 600 जूल, एनर्जी तो 600 जूल खर्चा करी, लेकिन इस बॉडी को जो एज अ पोटेंशियल एनर्जी मिली वो सिर्फ 450। तो 150 जूल कहाँ गया? तो 150 जूल माय डियर जिस रास्ते पे आप गए उस रास्ते पे कुछ फ्रिक्शन भी तो होगा, तो वो एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में खर्चा हो गई है। तो हम आंसर में ये लिखेंगे कि रेस्ट 150 जूल या एनर्जी ना लिख के वर्क, जूल वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। या आप ये भी लिख सकते हैं रेस्ट 150 जूल वर्क इज डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए भाई फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी तो काम करना पड़ेगा, तभी तो आप आगे चढ़ पाओगे। यही कारण हुआ कि 600 जूल आपने पूरा ताकत लगाया, जिसमें से 150 जूल बर्बाद हुआ फ्रिक्शन के कारण और बाकी 450 जूल उसके पास है। तो चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया, हम आगे बढ़ जाते हैं। सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि एक डैम से पानी गिरता है एट द रेट ऑफ 1000 kg पर सेकेंड। ठीक है, 1000 kg पर सेकेंड, इस बात से आप क्या मतलब समझते हैं? 1000 kg पर सेकेंड, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने बताया था, तो आपने आइडिया लगाया था, यानी 1000 किलो 1 सेकेंड में, यानी दो बातों का आइडिया लग गया कि अगर टाइम 1 सेकेंड के लिए बात करी जाए तो जो पानी गिर रहा है, पानी का जो वजन है, जो मास है सॉरी, वो 1000 kg हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो ए पार्ट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है mgh। तो अगर आपको इनिशियल निकालना है तो हाइट भी इनिशियल लेनी पड़ेगी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मास कितना हो गया 1000, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो गई
9.8 और इनिशियल जो हाइट है, ठीक है, वो 100 मीटर है, क्वेश्चन में गिवन है, आप पढ़िएगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो आ गई वो 9.8 इंटू 10⁵ जूल आ गई, ठीक है। चलिए अब हम लोग बी पार्ट की बात कर लेते हैं। बी पार्ट में है एज्यूमिंग दैट द 60% ऑफ एनर्जी ऑफ फॉलोइंग वाटर इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैलकुलेट पावर जनरेटेड, ठीक है। यानी केवल 60% जो एनर्जी का हिस्सा है वही केवल पावर में आया, ठीक है। यानी देखिए अगर तो जो एनर्जी के फॉर्म में मिला हमको, ठीक है, एनर्जी यूटिलाइज्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो यूटिलाइज्ड एनर्जी है वो 60% है ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। इसलिए यूटिलाइज्ड एनर्जी इज इक्वल टू 60/100 टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विच इज 9.8 इंटू 10⁵, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट हम लोग बाद में कर लेंगे। ये हो गया क्या, एनर्जी यूटिलाइज, इतनी एनर्जी यूटिलाइज्ड हुई है, ठीक है, मतलब यही इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एनर्जी, क्योंकि जो पावर बन रही है, जो मिल रही है, वही निकालनी है, तो हम कौन सी एनर्जी लेंगे, यूटिलाइज्ड वाली, ना कि वेस्ट वाली, ठीक है। तो पावर जनरेटेड, चलो लिख देते हैं, पावर जेनरेटेड इज इक्वल टू एनर्जी यूटिलाइज्ड अपॉन कितना समय आप ले रहे हैं, ठीक है। तो पावर जनरेटेड निकालने के लिए यूटिलाइज्ड एनर्जी 60/100 टाइम्स ऑफ 9.8 इंटू 10⁵, और ये जो टाइम है वो आपने कितना लिया था, 1 सेकेंड के लिए। ये पूरा एक एक चीज़ जो कैलकुलेट है वो 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेट है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पावर जनरेटेड जो आ जाएगा वो 5.98 इंटू 10⁵ वॉट आ जाएगा, 5.98 इंटू 10⁵ वॉट। चलिए आपने जो क्वेश्चन अभी देखा है अपनी स्क्रीन पे उसका भी सोल्यूशन कर ही डालते हैं। लिखा है अ ट्रक ड्राइवर लोड सम ऑयल ड्रम इनटू अ ट्रक बाय लिफ्टिंग देम डायरेक्टली, ईच ड्रम हैज अ मास 80 kg। तो मास ऑफ ड्रम, एक ड्रम की बात हो रही है, वो कितना है, 80 kg, 80 kg का ड्रम है। एंड द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रक इज एट अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर, हाइट जो है वो 0.8 मीटर है, मतलब ड्रम को जितनी हाइट पे चढ़ाना है वो 0.8 मीटर है, ठीक है। तो ए पार्ट की बात करी जाए, ए पार्ट में लिखा है व्हाट फोर्स इज नीडेड टू लिफ्ट द ड्रम इनटू द ट्रक। मैंने आपसे कहा था किसी चीज़ को उठाने के लिए कम से कम वेट के बराबर लगाना चाहिए, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ड्रम निकालना है, तो हमने बताया फोर्स mg के बराबर लगाना पड़ता है एटलीस्ट। तो मास जो ड्रम का है वो 80 है, g की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 800 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। चलिए बी पार्ट में आ जाते हैं। हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड अप इन लिफ्टिंग और ड्रम, एक ड्रम की बात हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी कितनी खर्चा होगी, पोटेंशियल एनर्जी जितनी उसमें आ जाएगी, भाई जो एनर्जी हम खर्चा करेंगे, ठीक है, वही तो उस बॉडी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी यूज्ड निकालनी है, एनर्जी यूज्ड ये निकालना है। इसके लिए बहुत सीधी सी बात है कि जो एनर्जी हमने यूज करी है ड्रम को उठाने में, वो ड्रम में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh, ठीक है। तो m कितना है 80, g कितना है 10, h कितना है 0.8, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा कितना, 640, ठीक है। 64 होता है, ठीक है, 640 जूल आपका ये आ जाएगा, कितना एनर्जी यूज हुआ इस ड्रम को उठाने में। उसके बाद हम सी पार्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस सी पार्ट में अगर आ जाए, सी पार्ट में आफ्टर द ट्रक इज लोडेड द ड्राइवर ड्राइव्स ऑफ, ठीक है, लिस्ट द मेजर एनर्जी चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन मूविंग द ट्रक, ठीक है। तो जब ड्राइवर चला रहा है ट्रक को, तो ट्रक में पड़ा हुआ है डीजल, तो डीजल जब बर्न होगा तो उससे क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी,
या अगर इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ेगा तो आएगी पोटेंशियल एनर्जी, यानी अल्टीमेटली उसके पास मैकेनिकल एनर्जी आएगी, चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, होती तो मैकेनिकल का ही पार्ट है, ठीक है। तो जो चेंज हो रहा है एनर्जी का वो केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ये चेंज आ रहा है, ठीक है। चलिए डी पार्ट की बात कर लेते हैं। डी पार्ट, ड्राइवर स्टॉप्स द ट्रक एट द फैक्ट्री गेट, व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रक, ठीक है। तो जब स्टॉप करेगा तो ब्रेक लगाएगा तो फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन होने में क्या होता है, फ्रिक्शन होने में दो चीजें होती हैं, रगड़ने से हीट एनर्जी जनरेट होती है प्लस साउंड एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, चेंजेस इनटू हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। ये आपके आंसर्स हो गए।